हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आपने देखा कि अपने पिछले कई लेक्चर्स में हम लोगों ने लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की बात करी थी और हमने उसका जो बेस प्रोसीजर और मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे इस तरह के लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन किस प्रकार से आते हैं, उनके बारे में बात करी है। और आज हम उन सारे प्रोसीजर्स को इस आर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और यह देखना चाहेंगे कि उनको हम अपना जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है वह अपने डेटा की बेसिस पर आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम अपने कमांड से किस प्रकार के हमारे आउटकम आते हैं और उनको हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। चलिए तो इस लेक्चर का हम आरंभ करते हैं। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो आपका लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, ये एक्चुअली में 1936 में सर आरिफ फिशर ने इसको डेवलप किया था और उनका भी ऑब्जेक्टिव यही था कि उनको अपने ऑब्जर्वेशन को दो क्लियरली डिफाइंड ग्रुप्स में डिवाइड करना था। इसीलिए कभी-कभी हम ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है उसको हम फिशर्स डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन भी कहते हैं। और हमने ये देखा था कि अगर हम दो मल्टीवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन लेते हैं, नॉर्मल म्यू1 सिग्मा और नॉर्मल म्यू2 सिग्मा, उसमें अगर हम ऑब्जर्वेशन एक्स की इन दोनों पॉपुलेशन में क्लासिफाई होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी लेते हैं और अगर कॉस्ट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन हमारी अगर बराबर होती है तो उस केस में हम हमारे पास देखिए इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेंट रूल आ गया था। यहाँ पर R1 को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि ये जो हमारी क्वांटिटी है, ये हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और R2 इसी का कॉम्प्लीमेंट होता है। और यहाँ पर चूँकि हमारे ये म्यू1, म्यू2 और सिग्मा हमारे अननोन होते हैं रियल लाइफ में, तो हम इनको डेटा की बेसिस पर एस्टिमेट करते हैं और म्यू1 की जगह म्यू1 हैट, म्यू2 की जगह म्यू2 हैट और सिग्मा की जगह हम इसको सिग्मा हैट से रिप्लेस कर देते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक N1 साइज़ का सैंपल अपने नॉर्मल म्यू1 सिग्मा से ड्रॉ करते हैं और N2 साइज़ का सैंपल हम नॉर्मल म्यू2 सिग्मा से ड्रॉ करते हैं और जो हमारा ये पहली पॉपुलेशन से जो सैंपल आया है उसको हमने यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट 1 के द्वारा दिखा दिया है और दूसरी पॉपुलेशन का जो सैंपल है उसको हमने सुपरस्क्रिप्ट 2 के द्वारा दिखा दिया है। और इन दो सैंपल्स की बेसिस पर हम अपने जो पैरामीटर्स हैं म्यू1, म्यू2 और सिग्मा उनका एस्टिमेट निकालते हैं। तो जो म्यू1 का हमारा एस्टिमेटर आ जाता है वो हमारा सैंपल मीन वेक्टर होता है इस प्रकार से और म्यू2 का जो हमारा एस्टिमेटर आता है ये हमारा सैंपल मीन वेक्टर होता है दूसरे सैंपल के ऑब्जर्वेशंस का, वो इस प्रकार से। और जो सिग्मा का हमारा एस्टिमेटर आता है उसको हमने कैपिटल एस के द्वारा दिखाया है, जो हमारा दोनों ऑब्जर्वेशन से पूल कोवेरियंस मैट्रिक्स को निकाल करके बनाया जाता है। और उसके बाद हम इन म्यू1, म्यू2 और सिग्मा को म्यू1 हैट, म्यू2 हैट और सिग्मा हैट से रिप्लेस कर देते हैं। इसके बारे में हम आपको पहले के लेक्चर्स में सारी बात कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको खाली रिवीजन के लिए दिखा रहा हूँ। और इन अननोन क्वांटिटीज़ को उनके जो एस्टिमेटर्स हैं उनसे रिप्लेस करने के बाद में आपको R1 का यह रीजन मिल जाता है और R2 का इस प्रकार से रीजन मिल जाता है, राइट। और हम इसमें से जो भी लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को जब हम आर के अंदर देखते हैं तो ये हमारा जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको एज अ इनपुट वेरिएबल लेता है और हर एक केस के लिए हमको एक यहाँ पे कैटेगरिकल वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है जिसके द्वारा हम ये बता सकें कि कौन सा ऑब्जर्वेशन हमारा किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, राइट। तो अपने इस आर सॉफ्टवेयर में जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का जो हमारा कमांड होता है वो ये होता है LDA और ये हमारा जो बिल्ट इन पैकेज है मास उसके अंदर होता है MASS, सभी कुछ अपर केस अल्फ़ाबेट्स में। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो भी हमारी प्रॉब्लम हमको दी होती है उसमें से जो हमारे नंबर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फंक्शंस होते हैं, ये हमारे जो नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स वेरिएबल हैं और उसमें से या जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसमें से एक कम, इन दोनों में से जो भी स्मॉलर जो भी छोटी संख्या होगी उसके बराबर होगा। तो LDA को आर सॉफ्टवेयर में यूज़ करने के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं, LDA का कमांड लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे उसको फार्मूला देंगे, उसके बाद में डेटा देंगे या उसमें साथ में हम इसका जो भी ग्रुपिंग वेरिएबल भी हमको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे फार्मूला में हमने बता दिया फार्मूला में हमें क्या देना है, जो हमको इस प्रकार से ग्रुप्स को पहले देना है और टिल्डा को करके x1 प्लस x2 प्लस x करके हमको उसको देना पड़ता है, जिस प्रकार से हमने आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में भी इस तरह का कार्य करके दिखाया था। और
इसके बाद हमको एक्स जो भी हमारा है, ये हमारा एक डेटा होता है, इसको हमको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में हम इसको यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में ग्रुपिंग हमारा एक फैक्टर होता है जो यह स्पेसिफाई करता है कि हमारे ऑब्जर्वेशन के कौन कौन से क्लासेस हैं। उसके बाद में हमारा ये डेटा होता है, ये हमारा एक ऑप्शनल डेटा फ्रेम या लिस्ट या कोई ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ जहाँ पर हम फॉर्मूले में दिए गए वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। उसके बाद में हमारा होता है प्रायर। ये जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये हमारी उस पॉपुलेशन की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो उसको डिफ़ाइन करती हैं, और अगर इसको हम स्पेसिफ़ाई नहीं करते हैं, तो जो हमारी ट्रेनिंग डेटा सेट हमने लिया है, उसके अंदर जो भी प्रोपोर्शंस होते हैं, वह प्रायर प्रोबेबिलिटी वहाँ से इस्तेमाल हो जाती हैं, राइट? तो उसी तरीके से हमारे पास एक और ऑप्शन होता है सीवी। अगर ये हमारा लॉजिकल वेरिएबल होता है, अगर ये ट्रू होता है, देन हमको जो भी हमारे इसके जो रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को साथ में क्लासेस और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी के साथ में लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक से निकाल करके बताता है। और अगर हमको ये प्रायर अगर हमारे एस्टिमेट किए जाते हैं, देन जो भी हमारे प्रोपोर्शन होता है पूरे पूरे डेटा सेट में, उसको इस्तेमाल किया जाता है, राइट? और उसके बाद में जब हमारा आउटकम आता है, तो उसमें से हमको प्रायर के बारे में बताया जाएगा कि हमने किस प्रकार की प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ किया है। मीन्स के द्वारा मुझको ग्रुप मीन्स के बारे में बताया जाता है। और स्केलिंग यहाँ पर होती है, एक मैट्रिक्स होती है जो हमारे ऑब्जर्वेशन को नॉर्मलाइज कर देती है कि जिससे कि हमारा जो विद इन ग्रुप कोवेरियंस मैट्रिक्स है, ये हमारी स्फेरिकल हो जाए। और कैपिटल एन हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिनका हमने इस्तेमाल किया है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। तो चलिए हम एक यहाँ पे छोटा-सा उदाहरण लेते हैं, और उस उदाहरण के द्वारा हम अपने एलडीए का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे उदाहरण में एक छोटा-सा डेटा सेट लिया है, जो हमने ये किताब है जो यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स यूजिंग आर क्वांटिटेटिव टूल फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस। ये हमारी डेनियल जे डेनिस के द्वारा लिखी हुई किताब है, जो जॉन वाइलिस से 2020 में पब्लिश हुई है। तो इसमें से क्या है, हमारे पास एक छोटा-सा डेटा सेट है क्वांटिटेटिव एबिलिटी पर, वर्बल एबिलिटी पर। और इसमें से क्या किया है कि एक हमारा ट्रेनिंग ग्रुप है, जिसको हमने ट्रेनिंग दी है, और उस ट्रेनिंग को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि उनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसको मैंने 1 के द्वारा दिखाया है। कुछ ट्रेनिंग दी गई है, उसको 2 के द्वारा इंडिकेट किया गया है, और काफ़ी ट्रेनिंग दी गई है, इसको हमने 3 के द्वारा इंडिकेट किया है। राइट, तो इस डेटा में हमने क्वांटिटेटिव एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी को एक ट्रेनिंग ग्रुप पर दिया है, और उसमें से जो भी उनके लर्निंग स्किल्स है, उसके ऊपर ये हमने डेटा लिया है। तो देखिए इस प्रकार का है, हमने यहाँ पे 9 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं 1 से 9 तक, और उनका जो भी क्वांटिटेटिव और वर्बल जो भी उनका डेटा है, उसको हमने देखिए यहाँ पे इस सेकंड और थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ कॉलम है ट्रेनिंग, यहाँ पर हमने देखिए 3 नंबर इस्तेमाल किए हैं, 1, 2 और 3। और उसमें से 1 दिखा रहा है नो ट्रेनिंग, 2 दिखा रहा है सम ट्रेनिंग, और 3 दिखा रहा है एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, राइट। तो अब हम इसकी बेसिस पर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस करते हैं। हमारा कोई एक नया डेटा सेट आता है जहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पर हमको क्वांटिटेटिव और वेरिएबल के स्कोर दिए गए हैं। उसकी बेसिस पे हमको ये यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमारे जो यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, जिनको हमने 1, 2 और 3 के द्वारा दिखाया हुआ है, वह किस ग्रुप को बिलोंग करता है, वो किस ग्रुप में क्लासीफाई होगा, राइट। तो सबसे पहले हम इस डेटा सेट का एक डेटा फ्रेम तैयार कर लेते हैं। हमने अपने क्वांटिटेटिव का जो वेरिएबल है, उसको क्वांट के नाम से यहाँ पे डेटा में स्टोर कर लिया। वर्बल एबिलिटी का जो डेटा है, उसको हमने वर्बल नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और ट्रेनिंग का जो हमारा डेटा है, उसको हमने ट्रेन नाम से इस एक डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया। और उसके बाद में हमने इन 3 वेरिएबल्स का एक डेटा फ्रेम बना लिया, क्वांट, वर्बल और ट्रेन, और उसका हमने नाम दे दिया iq.train। तो देखिए ये आपका iq.train का डेटा सेट आ गया, और ये इसका स्क्रीनशॉट है। अब हमने देखिए अपना डेटा सेट यहाँ पे जो हमको इनपुट करना है, उसको हमने तैयार कर लिया। उसके बाद में हमको ये जो हमारे लेवल्स यहाँ पे हैं ग्रुप के, जिनको हमने 1, 2 और 3 के द्वारा दिखाया हुआ है, उनको हमको फैक्टराइज करना है और उनको एक फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो हमारा कमांड होता है फैक्टर, हम उसको यूज़ करते हैं। और जो भी हमारा ट्रेन वाला वेरिएबल है, यहाँ पे हमने 1, 2, 3 के नंबर लिए हुए हैं, वहाँ पे हमारे लेवल्स क्या हैं, 1, 2 और 3, राइट।
उसको हम यहाँ train.f में इसका आउटपुट स्टोर करते हैं और फिर हम इसके जो लेवल्स हैं 1 2 3 के हैं उसको हम चेंज कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे जो train.f का जो हमारा आउटकम आएगा उसमें से लेवल्स को हम कर देते हैं नन, सम और मच। राइट, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जहाँ भी हमारा दिया होगा लेवल दिया होगा 1 वहाँ पर आ जाएगा नन, और जहाँ पे दिया होगा 2 वहाँ पर आ जाएगा सम, और जहाँ पर दिया होगा 3 वहाँ पर आ जाएगा मच। राइट, तो आप इस प्रकार से देखेंगे तो ये आपका जो डेटा है ये आपका लेवल्स में बदल जाएगा। राइट, तो ये आपका train.f डेटा सेट आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल हैं नन, सम और मच, जिनको हमने 1 2 3 के द्वारा रिप्लेस किया है, और ये देखिए इसका डेटा सेट भी है। ओके, अब हम अपनी लाइब्रेरी मास को ले लेते हैं और जो भी हम अपना यहाँ पे LDA कमांड लेते हैं और उसका फॉर्मूला देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमने कैसे दिया, train.f, ये जो हमने यहाँ पे फैक्टर करके अपना ये जो आउटकम निकाला हुआ है, पहले इसको निकाला और फिर टिल्डा करके वर्बल और क्वांट, दो हमारे जो वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर हमने इसको अपना फॉर्मूला लिखा। और उसके बाद डेटा हमारा क्या है, डेटा हमारा ये जो iq.train जो आपने यहाँ पर ये डेटा फ्रेम बनाया है ये है, इसको मैंने दिया, और जो भी इसका हमारा आउटकम आता है उसको मैंने एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया LDA.fit। राइट, और उसके बाद में हम जब LDA.fit को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए हमको कुछ इस प्रकार का आउटकम मिलेगा। ये आउटकम एक्चुअली में काफ़ी लंबा था, तो इसमें से अब हम एक काम करेंगे, ये मैंने आपको आउटकम तो दिखा दिया है, अब इसके जो छोटे-छोटे हिस्से करके हम आपको इनका इंटरप्रिटेशन क्या होगा उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बताया है, फिर ग्रुप मीन्स के बारे में बताया है, और फिर उन्होंने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया है, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्रपोर्शन ऑफ ट्रेसेस के बारे में बताया है। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये जो आउटकम है ये हम आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं, जिससे कि आपको ये भरोसा होना चाहिए कि हम जिस आउटकम की हम एनालिसिस कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो देखिए हमने इस डेटा को हमने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया, और आप देखेंगे कि iq.train आपका जो डेटा फ्रेम इस प्रकार से आ गया। राइट, इसके बाद में अब हमने यहाँ पर इसको हमने अपना जो फैक्टर का कमांड एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपने देखा कि जो जब train.f आपका है डेटा, ये आपका इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। राइट, और इसमें से आप इसको अगर स्टेप बाय स्टेप भी आप अगर देखना चाहते अगर हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं iq.train का जो डेटा है ये जो आपने लिया हुआ है, iq.train का देखिए डेटा क्या है, ये आपका ये डेटा है। यहाँ पर अगर आप अपना जो भी फैक्टर करते हैं खाली अगर ट्रेन को लेवल 1 2 3 पर अगर, तो देखिए इसका आउटपुट कितने आएगा, train.f इस प्रकार का आएगा। यहाँ पे आपके लेवल्स क्या है, 1 2 3 हैं, तो इन लेवल्स को आपने यहाँ पर चेंज कर दिया है लेवल्स train.f के द्वारा। तो देखिए ये आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, और उसके बाद में जो आपका train.f आएगा उसके अंदर देखिए जहाँ पे 1 1 1 2 2 2 3 3 था, यहाँ पर आपका नन नन नन, उसके बाद सम 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 और मच 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 हो गया। राइट, और उसके बाद में अब अपना हम जो भी यहाँ पे लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है इस डेटा पर हम उसको लगाते हैं, और आप देखेंगे कि इस प्रकार से हमारा इसका आउटकम आ जाएगा। देखा आपने, तो LDA फिट में जब हमने यहाँ पे लगाया लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, तो देखिए इस तरह का हमारा ये आउटकम यहाँ पर आ गया। राइट, अब हम इस आउटकम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमको यहाँ पर क्या दिखा रहा है और इसको हम किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम इसका देखिए जो ये वाला पार्ट है उसको हम मिल के लेते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में। तो देखिए ये हमको दिखा रहा है कि प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द ग्रुप नन, मच, सम और मच की जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ है 0.33 0.33 0.33 हैं। राइट, तो ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ग्रुप क्या है, ये वह है जो हमको उम्मीद होती है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन हर ग्रुप में एक होगी, ये उसकी वैल्यू है। राइट, और इसमें आप अगर देखोगे तो इसको सभी की वैल्यू को 0.33 रखा हुआ है। उसका कारण ये है क्योंकि आर में जो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी को बराबर करता है, तो हमारे यहाँ पे 3 ग्रुप थे, तो हर एक ग्रुप की प्रोबेबिलिटी उसने 1/3 अर्थात 0.33 ले ली है, और उसने ये बताया है कि हर एक ग्रुप की जो प्रायर प्रोबेबिलिटी हमारी बराबर है। और अगर चाहो तो आप इस प्रायर प्रोबेबिलिटी को भी आप
आराम से एडजस्ट कर सकते हो अगर आपके पास कोई ऐसा ख़ास कारण है ये बात पर भरोसा करने के लिए कि ये ऑब्ज़र्वेशन इस ग्रुप को बिलॉन्ग करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट? अब हम देखिए आपको ये जो हमारा ये वाला पार्ट था ग्रुप मीन, इसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, इसने हमको ग्रुप मीन्स बता हुआ है। ये ग्रुप मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे वर्बल और क्वांट के हर एक लेवल के लिए जो हमारा ऑब्जर्वेशन का मीन आता है, यह उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा वेरिएबल है वर्बल, ये हमारा है क्वांट। तो जब हम वर्बल का हम जो लेवल है नन के बराबर लेते हैं, तो इसका मीन कितना आएगा 2। उसी प्रकार से जब हम वर्बल का हम लेवल लेते हैं सम, तो उसका मीन कितना आएगा 8। और उसी प्रकार से वर्बल का जब हम लेवल लेंगे मच, तो इसका मीन कितना आएगा 9, राइट। उसी प्रकार से अगर हम क्वांट का अगर हम लेवल लेते हैं नन, तो देखिए इसका मीन कितना आएगा 4.33 जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में अगर हम क्वांट का अगर हम लेवल लेते हैं सम, तो देखिए इस प्रकार से 8.00 आ जाएगा। और अगर हम क्वांट का लेवल लेते हैं मच, तो ये हमारा 9.67 आ जाएगा। तो ये भी हमको अपने जो डेटा की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में बता रहा है, राइट। अब इसके बाद हम अपना जो भी तीसरा पार्ट है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर डिस्क्रिमिनेंट, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमको क्या दे रहा है, राइट। तो इसने आपको देखिए यहाँ पर दो आपको लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन दिए हैं और जिसको हमने LD1 और LD2 के द्वारा दिखाया है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि इसमें से किस प्रकार से हम इनका चुनाव करते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट्स हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ये एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स हैं जो हमने अपने लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए निकाले हैं, राइट। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पहला डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है LD1, यहाँ पर क्या है, वर्बल को जो उसने वेट दिया है वो दिया है 0.97 और कॉन को दिया है 0.02। और उसी तरीके से जो हमारा दूसरा लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है, यहाँ पे उसने वर्बल को वेट दिया है -0.59 और कॉन को वेट दिया है 0.831 करके, राइट। तो अब हमारा अगला सवाल ये आता है कि इसके द्वारा हम अपना लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन लिखेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम LD1 के जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, राइट। तो जो हमारा पहला डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन आ जाएगा वह आ जाएगा 0.97 और वर्बल को आपस में मल्टीप्लाई करिए और प्लस आप कॉन्ट और जो भी 0.029 है आप इसको मल्टीप्लाई करिए। तो जो आपका पहला लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन इस प्रकार का आ जाएगा 0.9794679 जो मेरा यहाँ से आया इनटू वर्बल और 0.02983 ये हमारा यहाँ दूसरी वैल्यू से आया क्वांट। और उसी तरीके से जो हमारा दूसरा हमारा जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन हमारा यहाँ से आया, ये आया इस प्रकार से 0.59 ये कहाँ से आया, यहाँ से इनटू वर्बल प्लस 0.83 इनटू क्वांट, राइट। तो ये जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट्स आए हैं, ये हमारा जो रॉ डेटा है उसके ऊपर से हमने ये रॉ कोफिशिएंट्स निकाले हैं। आपको हमने डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए और स्केल करने के बारे में एक बार अपने इस लेक्चर में बताया था। तो अगर आपको इन्हीं कोफिशिएंट को अपने स्टैंडर्डाइज डेटा के लिए या स्केल डेटा के लिए अगर निकालना है, तो भी हम उसको निकाल सकते हैं और उसके द्वारा हमको स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए हम अपना कमांड यूज़ करते हैं LDA.fit डॉलर स्केलिंग, मतलब कि जो भी आपने इसका आउटपुट जिस वेरिएबल में स्टोर किया है उसमें से आप डॉलर स्केलिंग आप लगा दीजिए, राइट। अब यहाँ पर बात आती है कि हमको आर सॉफ्टवेयर ने दो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन दिए हैं LD1 और LD2 और साथ में ही उसका उसने हमको यहाँ पे प्रपोर्शन ऑफ ट्रेस भी बताया है। आप अगर ये सॉफ्टवेयर में देखेंगे इसके आउटपुट में देखिए सबसे जो अंत में ये वाला पार्ट है। तो अब हम जरा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, राइट। तो आप देखेंगे कि LD1 में जो हमारा ट्रेस का प्रपोर्शन कितना है 9.89 और LD2 में कितना प्रपोर्शन है 0.011। ये क्या है, ये एक्चुअली में हमको दिखा रहा है कि LD1 और LD2 के ये हमारे इम्पोर्टेंस के मेज़र हैं हर एक फंक्शन के लिए। और अगर ये जो हमारे जो उनकी वैल्यूज़ आई हैं, अगर ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमको हमारे उस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट
फंक्शन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। राइट, एक्चुअली में ये जो हमारे प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेसेस हैं, इनको हम आइगन वैल्यूज़ के द्वारा हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन हमने इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करी है और आर हमारा इनकी आइगन वैल्यूज़ को भी नहीं यहाँ पे रिपोर्ट करता है, लेकिन वो इस सॉफ्टवेयर के पीछे बिहाइंड द कर्टेन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर ये जो भी हमारा एक फंक्शन की आइगन वैल्यू निकालता है और उसमें दोनों जो भी हमारी आइगन वैल्यू होती हैं उनका प्रपोर्शन निकाल देता है। राइट, ये देखिए कुछ इस तरीके के है, जैसे कि जो भी हमारा डेटा है उसके लिए अगर हम अपनी मैनुअल अपना जो भी हमारा फंक्शन होता है आइगन, उसके द्वारा मैंने इसको कंप्यूट किया है। अगर हम अपने डेटा की कि अगर हम आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं, तो जो पहली वैल्यू हमारी आइगन वैल्यू आती है वो हमारी 14.35 आती है और दूसरी आइगन वैल्यू हमारी 0.16 आती है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, जब हम इनको दोनों को एक साथ हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हर एक ये आइगन वैल्यूज़ का हम उस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के साथ में प्रोपोर्शन निकालते हैं। तो हमने क्या किया, पहली हमारी आइगन वैल्यूज़ कितनी है 14.35 और उसका हम प्रोपोर्शन कहाँ से निकालेंगे, जो हमारा टोटल जो हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, तो ये हमारा कितना हो गया 14.35 और 0.16। तो देखिए ये वाली वैल्यू हमारी 0.989 आ गई, जो हमारी यहाँ पर देखिए दी हुई है। राइट, उसी तरीके से हम अगर अपना दूसरा हम अपना जो भी आइगन वैल्यू लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.16। तो देखिए मैंने यहाँ पे 0.16 और डिवाइडेड बाई जो हमारा ये जो वैल्यू थी 14.35 प्लस 0.16 किया, तो ये कितनी आ गई 0.01। तो ये 0.01 देखिए वैल्यू आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है। तो क्लियरली आप अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आप अगर कंपेयर करोगे, तो जो 0.9889 है वो 0.01 से कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन हमने यहाँ पर निकाला था, फर्स्ट लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन ये वाला, ये हमारा ज़्यादा रिलेवेंट है दूसरे लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन के कंपैरिजन में। राइट, और ये हमारा जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो हमको अंतर बहुत क्लियरली दिखाएगा। तो इसीलिए हम जो अपने जो प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेसेस की वैल्यू को देख लेते हैं, और ये वैल्यू अगर हमारी हाई होती है तो ये हमको इंडिकेट करती है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है, ये हमारे उन ग्रुप्स को अपने डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के लिए बहुत ही रिलेवेंट तरीके से कार्य कर रहा है। राइट, अब ज़रा सा आपको कुछ और हम यहाँ पे बातें दिखाना चाहेंगे कि ज़रा सा हमने ये जो अपना एलडीए फिट, ये जो हमारा आउटकम आया था, आप देखिए ये वाला एलडीए फिट, ये जो आया था, जो हमने यहाँ पर ये निकाला था, इसको ज़रा हम प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए जब इसको हम प्लॉट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये तो हो गया नन नन नन, और यहाँ पे क्या आ गया सम सम सम, और यहाँ पे क्या आ गया मच मच मच। तो अगर आप क्लासिफाई करने की कोशिश करिए तो आप देखते हो कि ये नन वाले बिल्कुल हमारे क्लियरली हमारे क्लासिफाई हो गए। उसी तरीके से सम वाले ये तो हमारे यहाँ पे दो एक साथ क्लासिफाई हो रहे हैं, मच वाले हमारे यहाँ पर एक साथ क्लासिफाई हो रहे हैं, लेकिन एक सम ये और जो थोड़ा सा बाकी हमारे ग्रुप से दूर है। राइट, तो देखिए मिस क्लासिफिकेशन तो रियल लाइफ में जो आपका डेटा आएगा वो उसमें तो यूजुअली होता ही है। राइट, इसी बात को जो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दी है, ज़रा सा हम इसको अपने जो भी एनालिटिकल टूल्स हैं उनके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ये मुझे क्या दिखा रहा है। अब जब हमने अपने इन डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन को निकाल लिया है, उसके बाद हम जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी जो ग्रुप मेंबरशिप है उसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसका क्या मतलब है कि जैसे देखिए हम आपको अगर ये आपका जो ओरिजिनल डेटा है, हम अगर इसकी बात यहाँ पे करते हैं, तो ओरिजिनल डेटा में देखिए क्या हो रहा है। आपने कहा कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट है उसकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी इस प्रकार से थी और उसको आपने ग्रुप 1 में क्लासिफाई किया है। अब हम यह देखना चाहते हैं कि जो हमारा लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन आया है, उसके अंदर अगर हम ये क्वांटिटेटिव और वर्बल की जो वैल्यूज़ देते हैं, तो ये फंक्शन हमारे इस ऑब्जर्वेशन को किस ग्रुप में क्लासिफाई कर रहा है। उसी तरीके से आप अगर अपना जो आपका अंतिम ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए 9th ऑब्जर्वेशन है, इसमें क्वांटिटेटिव का स्कोर है 10, वर्बल का स्कोर है 9, और ये इसको ग्रुप नंबर 3 में क्लासिफाई कर रहा है। अब हम
इसी कार को अपने इस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन के द्वारा देखना चाहते हैं और देखते हैं कि यह इस नवे ऑब्जर्वेशन को किस ग्रुप में डिफाइन कर रहा है। अगर हम यहाँ पे जो भी अगर अपना हम प्रिडिक्ट करते हैं और इसका जो भी प्रिडिक्टेड हमारा जो भी ग्रुप होगा, जो हम अपने लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन के द्वारा निकाल रहे हैं, वो अगर ये और ये हमारे अगर दोनों 100% मैच कर जाते हैं, अर्थात हमारा प्रिडिक्टेड ग्रुप यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3 आ जाता है, इसका मतलब है कि हमारा लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन 100% सही तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे कोई मिसमैच नहीं हुआ है। लेकिन अगर इनकी इनकी वैल्यू में, इनकी वैल्यू में और इनकी वैल्यू में कुछ अगर अंतर आता जाएगा, तो वहाँ पर हमारा मिसमैच होता जाएगा। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर अपना एक कमांड यूज़ करते हैं, प्रिडिक्ट, PREDICT, और हम जो हमारा LDA डॉट फिट आउटकम आया था उसके ऊपर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसमें से हम क्या करते हैं, ये क्या करता है कि ये हर ऑब्जर्वेशन के हर एक ग्रुप में होने की जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटीज़ है उसको निकालता है और उसकी बेसिस पे ये मुझको यहाँ पर इसका आउटकम देता है। तो देखिए, हम इसको अगर हम अपने उदाहरण में समझेंगे तो आपको देखिए बहुत अच्छे से दिखाई पड़ जाएगा। तो देखिए, ये हमारा इसका आउटकम आ जाएगा। ये हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब स्क्रीनशॉट में आप देखोगे कि यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है पोस्टीरियर और एक आता है एक्स। ऊपर तो क्लास लिखा हुआ है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये उसने हमारे उसके लेवल्स बताए हैं, राइट। अब अगर आप ज़रा-सा इस टेबल में ज़रा-सा इन चीज़ों की वैल्यू समझने की कोशिश करिए अपने इस पोस्टीरियर पार्ट से। तो आप देखोगे कि जो पहली प्रोबेबिलिटी है ये तो है 1, लेकिन और दूसरी प्रोबेबिलिटी भी हमारी 1 है और उसके बाद से हमारी जो प्रोबेबिलिटी 0.9 और उसके बाद से आप अगर देखोगे कि ये बहुत ही छोटी होती जा रही हैं। और उसी तरीके से आप अगर देखोगे अगर तो अपने आपके सम ग्रुप की भी जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं, इनकी वैल्यू पर अगर ध्यान दोगे तो कैसे कि देखिए ये वाली वैल्यूज़ हमारी बहुत छोटी हैं। इसी तरह से मच के अंदर भी ये 2 वैल्यूज़ हमारी बहुत छोटी हैं। तो अब अगर हम इसी बात को अगर हम एक आसान शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो अब अगर हम यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन नंबर 1 अगर हम लेते हैं, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 को अगर हम नन के ग्रुप में क्लासिफाई कर रहे हैं तो इसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी 1.00 करके है और सम में बिलॉन्ग करने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1.25 इंटू 10⁻⁻8, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, बहुत छोटी है। उसी तरीके से आप अगर मच में देखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2.672 इनकी 10⁻11। तो ये भी देखिए बिल्कुल 0 के करीब है आपकी, राइट। तो इसी चीज़ की हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं और उसकी बेसिस पे हमको हमको मिलता है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है, वो तो हमारा जो ग्रुप नंबर 1 है अर्थात नन, उसी के अंदर इसको क्लासिफाई होना चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको यही दिखाया है कि देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको साफ-साफ दिखाने के लिए जो इस आउटपुट में आपके देखिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर्स बना दिए जिससे कि हम आपको आसानी से समझा सकें इस प्रकार के, राइट। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर हम पहले ऑब्जर्वेशन में बात करते हैं तो इन 3 प्रोबेबिलिटीज़ को जो हमने नन के अंदर हरे रंग का स्क्वायर बनाया हुआ है, एक रेक्टेंगल बनाया है, ये वैल्यूज़ हमारी ठीक हैं, लेकिन बाकी जो हमारी 2 वैल्यूज़ हैं ये हमारी बहुत छोटी हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ये हमारा ग्रुप 1 को बिलॉन्ग करेगा। अब आप अगर ध्यान दीजिए कि जो आपका ऑब्जर्वेशन था, इसमें से आप अगर देखिए अगर जो आपका ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन था आपका, आपके जो पहले 3 ऑब्जर्वेशन ग्रुप 1 को, अगले 3 ऑब्जर्वेशन ग्रुप 2 को और अगले 3 ऑब्जर्वेशन आपको ग्रुप 3 को बिलॉन्ग करते हैं। ये मैंने जान के लिया है सो दैट कि आपको मैं समझा सकूँ उनको। तो आपने देखा कि पहले 3 जो ऑब्जर्वेशन आए हैं उसको हमारे सॉफ्टवेयर ने इस आउटकम में नन के अंदर डिवाइड कर दिया और यही तो एक्सपेक्टेड भी था। अब हम अपने जो भी अगले 3 ऑब्जर्वेशन की बात हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगले 3 ऑब्जर्वेशन को तो उसने ग्रुप 2 में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ठीक है, लेकिन बाकी सारी प्रोबेबिलिटी हमारी जो उसकी हैं, नन और मच को बिलॉन्ग करने की वो बहुत छोटी हैं। लेकिन साथ में इसने देखिए जो हमारा चौथा ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन नंबर 7, उसको भी उसने सम ग्रुप में उसको क्लासिफाई कर दिया है।
और उसी प्रकार से अगर हम अपने मच के कॉलम में देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन नंबर जो 8 और 9 हैं ये हमारे मच के ग्रुप में क्लासिफाई हो गए हैं। और जबकि कायदे की बात तो ये है कि ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 7 है इसको हमारा मच के अंदर आना चाहिए था, लेकिन ये सम के अंदर क्लासिफाई हो चुका है। राइट, तो ये देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसकी जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज मिल जाती हैं उसके द्वारा हमको समझ में आ जाता है कि हमारा लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन जो हमने निकाला है, जब हम इसको अपने ओरिजिनल डेटा पर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जिस तरह से जो हमारा आउटकम आ रहा है पोस्टीरियर, ये क्या कर रहा है, ये हमको हर एक ऑब्जर्वेशन का जो प्रेडिक्शन हो रहा है उससे एसोसिएटेड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ को हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि हर उस ऑब्जर्वेशन के जो हमारे पास किसी पर्टिकुलर ग्रुप में क्लासिफाई होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। राइट, तो देखिए यही बात मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि जो मैंने आपको समझाया है। राइट, तो अब हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके ऑब्जर्वेशन नंबर 1 से 3 ये हमारे नन ग्रुप को क्लासिफाई हो गए, ऑब्जर्वेशन नंबर 4 से 7 हमारे सम ग्रुप को क्लासिफाई हो गए और 8 और 9 हमारे यहाँ पर मच में क्लासिफाई हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए बस एक ही जगह पे गलती हो रही है कि कायदे से हमारे यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन नंबर 4 से 6 हैं इनको खाली हमारे सम ग्रुप में क्लासिफाई होना चाहिए था, और लेकिन क्या हुआ जो हमारा मच ग्रुप का भी एक ऑब्जर्वेशन हमारा इस सम ग्रुप में मिस क्लासिफाई हो गया है। राइट, तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यूज आई हैं उसको देख के हम ये पता कर सकते हैं कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन हमारा अच्छा तो है, लेकिन ये 100% परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है। क्योंकि 100% प्रेडिक्शन कब होता, जब इसने हमको हर एक ग्रुप में 3-3 ऑब्जर्वेशंस को क्लासिफाई किया होता, नन में 3, सम में 3 और मच में 3। राइट, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अपनी इस एग्जाम्पल में या कोई उदाहरण में कि अगर हमने अपनी डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस को यूज़ किया है तो ये हमारा कितना अच्छा है कि नहीं है। राइट, सो नाउ अब आप देख सकते हो कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है जिन्होंने अपना बेस्ट ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन करके हमको रिजल्ट दिया है। राइट, अब इसने देखिए जब इसने इनके ग्रुप सेपरेशन को तो मैक्सिमाइज कर दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसने जो उनका मीन सेपरेशन है उसको भी अच्छे से मैक्सिमाइज कर दिया है। अब हमको ये सवाल आता है अपना इस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को करने के बाद में कि किस प्रकार से यह जज किया जाए कि हमारा जो क्लासिफायर है उसने अच्छा कार्य किया है कि नहीं किया है। जो भी हमारे पास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं और जिसके द्वारा हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को एक ग्रुप में मेंबरशिप दी है, उसके द्वारा हमको पता चल गया कि इस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में हमारे लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन ने 100% परफेक्ट जॉब तो नहीं किया है। लेकिन ये सारी जो बातें हैं जो हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं, इसको हम एक समरी के फॉर्म में समझना चाहेंगे। तो इस समरी के फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ज़रा सा हम एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। राइट, तो जो भी हमने एक यहाँ पे अपना LDA डॉट फिट का जो हमारा आउटपुट आया था उसको हमने प्रेडिक्ट किया और जो उसके हमने क्लास को निकाल लिया। राइट, और हमने जो अपनी जो भी ट्रेनिंग डॉट एफ में जो हमारा डेटा था ट्रेन डॉट एफ, वहाँ से हमने इसकी जो भी प्रायर प्रोबेबिलिटीज उसको हमने यहाँ पर एक साथ लिख लिया। तो हमने इन दो रिजल्ट को, एक हमने रिजल्ट डेटा वेक्टर में और एक हमने प्रायर डेटा वेक्टर में उसको लिख लिया और दोनों को हमने सी बाइंड कर दिया। और उसके बाद में इन दोनों जो हमारे प्रायर और रिजल्ट के हमारा जो आउटपुट आया उसको हमने एक डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में लिख लिया। तो आप ये देखेंगे कि ये हमारा इस प्रकार का आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ 9 ऑब्जर्वेशंस हैं और जो हमारा ट्रेन डॉट एफ था, जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था, वहाँ पर आपके पास पहले 3 ऑब्जर्वेशन ग्रुप 1 में थे और तो आपके जो भी प्रेडिक्टेड डेटा में जो आपका रिजल्ट आया उसमें से भी आपके पहले 3 ऑब्जर्वेशन ग्रुप नंबर 1 में आ गए। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। राइट, अब हम इस टेबल को देख कर के भी वही हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। फिर आपका जो ट्रेन डॉट एफ जो आपका ओरिजिनल डेटा सेट था उसमें से जो आपके अगले 3 ऑब्जर्वेशन थे उसको हमने सेकंड ग्रुप में क्लासिफाई किया था और जब हमारा रिजल्ट आया तो उसमें से भी ये 3 ऑब्जर्वेशन हमारे उस दूसरे ग्रुप में ही डिवाइड हो गए। लेकिन समस्या कहाँ पे आ गई?
समस्या हमारी आ गई तीसरे ग्रुप में। तीसरे ग्रुप में हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस थे जो हमारे ग्रुप 3 को बिलॉन्ग करते थे। अब इसमें से आप देखोगे कि जो 7वां ऑब्जर्वेशन है ये हमारा ग्रुप 2 को मिसक्लासिफ़ाई हो गया और जबकि 8वां और 9वां ऑब्जर्वेशन हमारा ग्रुप 3 को ही क्लासिफ़ाई हुआ। तो यहाँ से देखिए आपको इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सब एक देख कर के निकाली थी, उसने आपको यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया, राइट? और इसी को आप अगर देखोगे तो मैंने आपको यही यहाँ बताने की कोशिश करी है कि जो ट्रेन डॉट एफ आपका कॉलम है, ये आपको जो एक्चुअल मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप है, जो हमारा ओरिजिनल डेटा में जो ग्रुपिंग हुई थी उसके बारे में बता रहा है। जो हमारा रिजल्ट क्या बता रहा है, ये हमने अपने लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन को इस्तेमाल करके जो ग्रुप मेंबरशिप प्रिडिक्ट करी है उसके बारे में बता रहा है, राइट? और जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके पहले 3 केसेस हैं पूरे करेक्ट हैं, दूसरे 3 केसेस पूरे करेक्ट हैं, लेकिन जो हमारा तीसरा केस है मच का, वो हमारा तीसरे ग्रुप की जगह हमारा दूसरे ग्रुप में चला गया है। तो अर्थात यहाँ पर हमारे पास एक मिसक्लासिफाइड केस हो गया और यहाँ पे मिसक्लासिफिकेशन हो गया, अर्थात एक यहाँ पे गलत क्लासिफिकेशन हो गया, राइट? अब इसी ऑब्जर्वेशन को अगर हम चाहें तो अपना हम जिस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो आर सॉफ्टवेयर में अपनी इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से तैयार करते हैं और इस कन्फ्यूजन को मैट्रिक्स को देख करके हमको भी यही रिजल्ट मिल जाएंगे जो हमने अभी यहाँ पर निकाले हैं। तो देखिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, एक टेबुलर फॉर्म ही तो होता है। तो हमने ये जो यहाँ पे ट्रेन डॉट एफ और रिजल्ट के जो हमने यहाँ पे कब निकाला है उसी को हम टेबुलर फॉर्म में कर देते हैं। तो हमने कर दिया टेबल और हमने ट्रेन डॉट एफ और रिजल्ट उसकी मैंने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी और उसको हमने नाम दे दिया कन्फ्यूजन, इसका जो आउटकम आएगा। तो आप देखोगे कि ये हमारी एक 2 बाई 2 की टेबल इस प्रकार से बन के आ गई। यहाँ पर ये हमारा है रिजल्ट और ये हमारा है यहाँ पे ट्रेनिंग हमको दी गई है। तो देखिए रिजल्ट में क्या था, ट्रेन डॉट एफ में आपके पास 3 ग्रुप थे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 और जो उसको आपको वहाँ से जो रिज़ल्ट आया है उसमें से आपके यहाँ पे इस प्रकार से आया है कि उसने 3 ऑब्जर्वेशन सही क्लासिफ़ाई किए, अगले 3 ऑब्जर्वेशन उसने सही क्लासिफ़ाई किए, लेकिन अगले 3 ऑब्जर्वेशन में उसने 2 ऑब्जर्वेशन सही क्लासिफ़ाई किए, लेकिन जो 1 ऑब्जर्वेशन है इसको उसने मिस क्लासिफ़ाई कर दिया। अर्थात ये हमारे मच की कैटेगरी का था लेकिन इसने उसको रिज़ल्ट की कैटेगरी में डाल दिया। राइट, तो इस प्रकार से आप अगर देखेंगे तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के द्वारा आपने जो सारे कंक्लूजन्स वहाँ पे सोच समझ करके लिए हैं वही कंक्लूजन आप बहुत आसानी से इस मैट्रिक्स के द्वारा भी ले सकते हैं, राइट? तो देखिए यही बात मैंने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है कि जो आपके पहले ग्रुप के आपके जो 3 वेरिएबल्स थे आपके, राइट, उसको हमने सही तरीके से क्लासिफाई हो गए हैं। जो हमारे अगले 3 वेरिएबल्स थे ये भी हमारे सही तरीके से क्लासिफाई हो गए हैं और लेकिन जो हमारे अगले 3 वेरिएबल में से हमारे 2 ऑब्जर्वेशन सही क्लासिफाई हो गए हैं और बाकी एक ऑब्जर्वेशन हमारा गलत क्लासिफाई हो गया है, राइट? एक हमारा जो परफेक्ट लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस किस प्रकार से होती, ये जो हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है इसमें से हमारे सारे एलिमेंट्स खाली डायगोनल पर होते और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सारे हैं उनको ज़ीरो होना चाहिए था, राइट? लेकिन आप देखेंगे रियल लाइफ में ऐसा होना बहुत ही कठिन कार्य है, राइट? अब इसी टेबल को अगर हम चाहें अगर हम तो एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के द्वारा भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह की टेबल को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी जो हमने कन्फ्यूजन टेबल निकाली है उसी को प्रोपोर्शन फॉर्म में निकाल लेते हैं। उसका कमांड होता है हमारा prop डॉट टेबल, PROP.TABLE। तो वही जो आपने कन्फ्यूजन जो मैट्रिक्स निकाली है या जो कन्फ्यूजन का जो टेबुलर डेटा लिया है वही देखिए आपका एक प्रोपोर्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया देखिए, पहले ग्रुप में 0.33, दूसरे ग्रुप में 0.33 और तीसरे ग्रुप में 0.22 और जबकि ये यहाँ पर एक 0.11 करके आ गया, राइट? और ये 0.11 क्यों है? क्योंकि आपका 9 में से एक ऑब्जर्वेशन हमारा अलग हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/9। तो ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारा मिसक्लासिफाई हो गया है, राइट? तो देखिए इन्हीं ऑब्जर्वेशन को ज़रा से हम अपने आपको इस आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम करके दिखाते हैं और यहाँ पे आप तो देखिए आपने यहाँ पर एलडीए फिट को तो देख लिया था। अब हम इसकी जो भी जो ये ग्राफ है इसको पहले हम ज़रा से यहाँ पर प्लॉट करते हैं।
आपने देखा कि ये देखिए ये ग्राफ उसी तरह का ग्राफ तो बन के आ गया जो आपको मैंने यहाँ पे देखिए दिखाया था। इसके बाद में हम इसकी जो वैल्यूज़ आई हैं इसका हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये इसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ आ गई जिसके ऊपर मैंने अपनी एनालिसिस यहाँ पर करी है, राइट। और देखिए ये जो हमारे एक्स है ना, ये हमारे हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर हम इसमें अपने पहले और दूसरे लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन के द्वारा अगर देखेंगे तो ये उनके कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, राइट। अब आप देखेंगे कि इसी चीज़ को जब हमने यहाँ पर अपने इस टेबुलर फॉर्म में करने की कोशिश करी तो आप ये देख सकते हैं कि जब इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए उसी तरह का हमारा रिज़ल्ट आ गया। और ये हमारा ट्रेनिंग में जो हमारे train.f के वेक्टर के का जो ग्रुप था और जो हमारा प्रेडिक्टर ग्रुप से जो हमारा रिज़ल्ट आया है, ये हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। और इसी को अगर हम मान लीजिए कि अपने अगर हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा जो कन्फ्यूजन है ये देखिए यहाँ पे आ गया इस प्रकार से। इसमें आपने देखा कि डायगोनल पे इसकी वैल्यू कितनी है 3 3 2 और कायदे से 3 3 3 होनी चाहिए थी, राइट। और इसी चीज़ को अगर हम अपने प्रोपोर्शन फॉर्म में अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसको हम प्रोपोर्शन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अर्थात हमने यहाँ पे इस अपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ये हमारे जो भी एलिमेंट हैं 3 0 0 0 3 0 0 1 2 हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने 9 से डिवाइड कर दिया है। 9 क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 9 ऑब्जर्वेशन ही तो हैं। तो देखिए जब आप करोगे तो देखिए 3 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा 1/3, तो ये 0.33 करके आ गया। उसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे जो लास्ट डायगोनल वैल्यू है 2/9 तो ये हमारा 0.22 आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं। और आपने देखा यहाँ पर कि हमने अपने इस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को आर सॉफ्टवेयर में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। और आपने देखा कि ये तो बहुत ही आसान काम था। आसान तो था कब? जब आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं कि हमने यहाँ पे क्या निकाला है। अगर ये जो एलडीए डॉट फिट अगर मैं आपको डायरेक्ट अगर मैं दिखा देता तो आपको क्या उम्मीद है कि आपको ये समझ में आता? नहीं, बहुत कठिन होता। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं आपको इस कोर्स में हम यहाँ पे कुछ जो भी हमारे पास सीमित समय है उसमें से मैंने कुछ चुने हुए टॉपिक्स को लेने की कोशिश करी है। लेकिन हम आपको यही कहेंगे आपको कोई और भी ऐसा अगर मल्टीवेरिएट प्रोसीजर अगर खुद से समझना है तो आप उसको एक बार किताब से देख लीजिए, उसको आर में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ से आपको उसका इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा और आप किसी भी मल्टीवेरिएट प्रोसीजर को अपने आप से समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इसमें अपने लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में आपको जो मेन रिजल्ट्स बताए और उसके बाद हमने आपको जो उनका इम्प्लीमेंटेशन आर सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं वो भी दिखाया। साथ में मेरा मकसद ये भी था कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं वो वैल्यूज़ क्या चीज़ कंप्यूट करके आई हैं, यह भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। अब आपका नंबर है, आप कोई भी डेटा सेट लीजिए और वहाँ पे इस तरह का लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन आप वहाँ पर निकालिए। और साथ में मैंने आपको आर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ जो कलेक्टेड कॉमन ऑप्शंस हैं खाली उनको लिया है और अपने इस एलडीए को बताया है। लेकिन आप ज़रा सा उन ऑप्शन को भी देखिए कि उन ऑप्शन के द्वारा क्या होता है। इसी डेटा को अगर हम स्केल कर देंगे तो हमारे लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन में क्या अंतर आता है, जो मेरी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है स्केल डेटा और ओरिजिनल डेटा पर उसमें से क्या अंतर आता है, जो उनकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो हमारे स्केल और अनस्केल्ड डेटा में उसमें से क्या अंतर आता है। ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ लेकिन वो प्रैक्टिस करना आपका कार्य है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपको इन रिजल्ट्स का जो इंटरप्रिटेशन है उतने अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो आप इन रिजल्ट्स की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले टर्न पर एक नए टॉपिक के साथ मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।